हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके अपने आप को एक सेफ जगह पर टेलीपोर्ट करने में कामयाब हो जाता है। आज हम देखेंगे कि इससे आगे क्या हुआ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम गोकू के अंदर के एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हैं। गोकू के अंदर का एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू से बोलता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए होंगे क्योंकि तुम बहुत ही जल्दी से गायब हो गए वहाँ से। तभी गोकू एकदम से बोलता है कि उन्होंने मुझे देखा नहीं इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मैंने छुपने के लिए किसी ट्रिक का इस्तेमाल किया है उनके ऊपर। तभी एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू से बोलता है कि ये बात तो मानना पड़ेगा कि तुम जितना दिखते हो उससे ज़्यादा होशियार हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में कैसे आया उस तरीके के टेक्निक का इस्तेमाल करने का और उनसे ये कहने का कि वो टेक्निक तुमने एक चुड़ैल से सीखा है। तभी गोकू एकदम से बोलता है कि जब मुझे ये पता चला कि मुझे इनके साथ लड़ते हुए अपने आप को कमज़ोर दिखाना होगा, तब मुझे अपने अर्थ के रहने वाले सारे दोस्तों की टेक्निक्स याद आने लग गई। मेरे अर्थ के दोस्त बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है और इसी वजह से वो लोग इस तरीके के टेक्निक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो बस यही से मुझे आइडिया आया इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करने का। और रही बात चुड़ैल की, चुड़ैल से मुझे बाबा याद आ गई। मुझे याद है कि मैंने उनसे कहा था कि मैं डेजर्ट ऑफ डार्कनेस से आया हूँ, क्योंकि बाबा भी कुछ कुछ डार्क ओल्ड लेडी की तरह लगती है, तो इसीलिए मैंने वहाँ पर चुड़ैल शब्द का इस्तेमाल किया। गोकू के दिमाग को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू से। एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि वाओ, तुम तो ग्रेट हो। तुम यहाँ पर अपने होम प्लेनेट पर आए थे अपने लॉस हुए मेमोरीज़ को याद करने के लिए, पर यहाँ पर तुम्हें अपने अर्थ के मेमोरीज़ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है अपने आप को बचाने के लिए। तभी गोकू एकदम से बोलता है कि पर किसने सोचा था कि वहाँ पर वेजिटा आ जाएगा इस तरीके से, और मुझे वेजिटा से डर के भागना पड़ेगा। बचपन से ही वेजिटा का टेम्परामेंट तो बिल्कुल ही ख़राब है। वेजिटा के अंदर अपने ताकत का और अपने पोजीशन का बहुत ही ज़्यादा घमंड है। गोकू ने इतना बोला ही होता है कि तभी एकदम से सीन चेंज हो जाता है। हम एकदम से किड वेजिटा और नापा को देखते हैं। सोलर फ्लेयर का इफेक्ट वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, जिसके वजह से सारे के सारे सेयंस को एकदम से दिखना स्टार्ट हो जाता है। उनकी आंखें बिल्कुल पहले जैसी हो चुकी होती है। किड वेजिटा और सभी सेयंस गोकू को ढूंढ रहे होते हैं, पर उन्हें गोकू कहीं पर भी नहीं दिखता, जिसके वजह से किड वेजिटा काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। किड वेजिटा बोलता है कि आखिर उस बेवकूफ़ की हिम्मत भी कैसे हुई, आखिर उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर इस तरीके का घटिया चाल चलने की। तभी नापा इस बात को सुनकर बोलता है कि वो शख्स तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, शायद इसी वजह से उसने इस तरीके के ट्रिक का इस्तेमाल किया होगा आपके ऊपर। पर एक बात तो मानना पड़ेगा कि वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था। तभी एकदम से एक सेयन आकर वेजिटा से बोलता है कि हमें माफ़ करना प्रिंस वेजिटा, हमारे स्काउटर उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। शायद उसने इस वक्त फिर से किसी तरीके के ट्रिक का इस्तेमाल किया होगा अपने आप को छुपाने के लिए। किड वेजिटा इस बात को सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। किड वेजिटा बोलता है कि मैं उस बेवकूफ़ को खुद से ही ढूंढ लूँगा। जैसे ही मैं उसे ढूंढ लूँगा उसे कीमत चुकानी होगी मुझे बेवकूफ़ बनाने की। तभी वहाँ पर एक और सैयन आ जाता है। वो सैयन बोलता है कि प्रिंस वेजिटा। तभी एक शख्स बोलता है कि आखिर क्या हुआ है जॉन। वो सैयन एकदम से प्रिंस वेजिटा और नापा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो सैयन बोलता है कि किंग वेजिटा आपको देखना चाहते हैं प्रिंस वेजिटा। उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किड वेजिटा को समझ में नहीं आता कि किंग वेजिटा आखिर उसे क्यों बुला रहे हैं। इसके बाद फिर से सीन चेंज हो जाता है। हम रॉयल कासल थ्रोन रूम में होते हैं, जहाँ पर किंग वेजिटा थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किड वेजिटा ने सारी की सारी बात किंग वेजिटा को बता दी होती है। किड वेजिटा ने किंग वेजिटा को बता दिया होता है कि किस तरीके से गोकू ने उसे बेवकूफ़ बनाया। किड वेजिटा बोलता है कि तो ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है फादर। इस बात को सुनकर किंग वेजिटा को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी किंग वेजिटा बोलते हैं कि आखिर कोई बेवकूफ़ इस तरीके से मेरे कासल की दीवार को कैसे तोड़ सकता है। क्लियरिंग स्प्राउट, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम एक मिड क्लास सैयन हो, तुम एक एलिट का हिस्सा हो हमारे प्लेनेट के। आखिर तुम्हें कौन इस तरीके से हरा सकता है? क्या तुमने जिस कैप को पहना है तुम उसका रिस्पेक्ट नहीं करते? हम देखते कि वहाँ पर वो टकला सैयन स्प्राउट होता है, जो कि किंग वेजिटा से माफ़ी मांग रहा होता है। स्प्राउट बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना किंग वेजिटा, आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। मैं और भी सारे सोल्जर्स को इकट्ठा करूँगा ताकि हम इस क्रिमिनल का शिकार कर सके।
मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा जब तक मैं इसे ढूंढ नहीं लेता। इस बात को सुनकर किड वेजिटा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। किड वेजिटा बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। उस बेवकूफ ने मुझे बेवकूफ बनाया था, इसीलिए मैं उसे ढूंढूंगा और अपनी तरीके से खत्म करूंगा। तभी किंग वेजिटा इस बात को सुनकर बोलता है कि तुम दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। स्प्राउट, तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, कैसल की बाहर की रक्षा करना। तुम्हारा काम नहीं है किसी क्रिमिनल का पीछा करना और उसे पूरे प्लेनेट पे ढूंढते रहना। वैसे भी तुम एक मिड क्लास सैयन हो, ये काम हम लोअर क्लास सैयन को देंगे, वो इस चीज को हैंडल कर लेंगे। तभी इस बात को सुनकर स्प्राउट बोलता है कि ठीक है किंग वेजिटा। किंग वेजिटा इसके बाद किड वेजिटा से बोलते हैं कि अभी के लिए मेरे बेटे, तुम्हारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर तुम्हें फोकस करना होगा। वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ पर किसी अलग कारण से बुलाया था। मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर उस क्रिमिनल के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। तभी किड वेजिटा बोलता है कि आपने मुझे किस लिए बुलाया था। तभी किंग वेजिटा एकदम से किड वेजिटा से बोलता है कि अभी से, यानी कि आज से ही तुम्हें प्लेनेट कॉन्करिंग मिशन में भेज दिया जाएगा। यानी कि तुम दूसरे प्लेनेट पर जाओगे और उन्हें हासिल करोगे। तुमने अपने सारे नेसेसरी ट्रेनिंग को पूरा कर लिया है। तुमने अपने पोटेंशियल को भी काफ़ी हद तक प्रूव करके दिखाया है। इसीलिए अब वक्त आ चुका है। अब वक्त आ चुका है कि तुम हमारे सोल्जर को लीड करो बैटल के लिए। इस बात को सुनकर किड वेजिटा का फ्रस्ट्रेशन एकदम से उतर जाता है। किड वेजिटा बोलता है कि मैं इस चीज़ का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था फादर। तभी वहाँ पर कुछ और सैयन्स आ जाते हैं जिन्हें किंग वेजिटा एकदम से अंदर आने का परमिशन दे देता है। एकदम से दरवाज़ा खुलता है और हमें 4 अननोन सैयन्स दिखते हैं। इन 4 सैयन्स में एक सैयन रेडिस भी होता है। रेडिस यानी कि गोकू का बड़ा भाई। किड वेजिटा को इन सबको अपने पीछे देखकर समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी किंग वेजिटा एकदम से बातों को क्लियर कर देता है। किंग वेजिटा बोलता है कि ये लोग तुम्हारी टीम का हिस्सा है वेजिटा। तुम नाबा के अलावा किसी को भी अच्छे से नहीं जानते हो, क्या मैंने सही कहा? किड वेजिटा इन्हें देखकर बोलता है कि क्लैरिंग, मुझे नहीं लगता कि ये लोग मुझे कुछ खास पसंद करते हैं। तभी किड वेजिटा एकदम से बोलते हैं कि नापा की ही तरह इनके पावर्स भी अभी भी ग्रो कर रहे हैं, पर इनके अंदर मिड क्लास वॉरियर बनने का पोटेंशियल है। जो लोग मुझे पर्सनली सर्व करते हैं ये उनके जितना ताकतवर तो नहीं है अभी, पर ये लोग उतना ताकतवर बन सकते हैं। हो सकता है कि इनमें से कोई फ्यूचर एलिट बन जाए, बिल्कुल ही मेरे बेटे की तरह। तभी किड वेजिटा बोलता है कि जो कुछ भी क्यों ना हो, जब तक ये लोग मेरे रास्ते के बीच में नहीं आते तब तक मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। किंग वेजिटा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं। किंग वेजिटा बोलते हैं कि इस टीम के अंदर मिड क्लास सैयन बनने का पोटेंशियल मौजूद है और इसे तुम जैसा हाई क्लास वॉरियर लीड कर रहा है। इसका मतलब तुम लोग तो अनस्टॉपेबल हो, तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। तभी किंग वेजिटा बोलते हैं कि अभी से रॉयल सुपरिंटेंडेंट ब्रिट्स तुम्हें तुम्हारे मिशन को और भी ज़्यादा डिटेल में समझाएंगे। किंग वेजिटा ने इस सैयन को भी अपॉइंट किया होता है ताकि वो किड वेजिटा को मिशन के बारे में और अच्छी तरीके से बता सके। तभी इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हम एक और सैयन को देखते हैं। वो सैयन बोलता है कि अभी मुझे क्या करना होगा। इसके नेक्स्ट पेज में पता चल जाता है कि आखिर ये सैयन कौन है। ये होता है गोकू। गोकू अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं यहाँ वहाँ ऐसे ही नहीं घूम सकता हूँ। तभी गोकू को महसूस होता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है। गोकू बोलता है कि कोई तो यहाँ पर आ रहा है। गोकू देखता है कि झाड़ियों के बीच से कोई शख्स वहाँ पर आ रहा है। तभी वो शख्स एकदम से झाड़ियों के बीच से बाहर आ जाता है। वो एक बुढ़ा शख्स होता है जो कि गोकू को देखकर बोलता है कि हेलो यंग मैन। वो बुढ़ा शख्स एकदम से गोकू से बात करने लग जाता है। वो बुढ़ा शख्स गोकू से बोलता है कि आखिर तुम कैसे हो। तभी गोकू बोलता है कि हाय, तुम कैसे हो सर। वो शख्स बोलता है कि तुम्हें इस तरीके से बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस एक बूढ़ा शख्स हूँ जो कि तुम्हें ठोकर मारने आया है। उस बुढ़े शख्स के पास एक बैग भी होता है। तभी वो बुढ़ा शख्स अपने मन के अंदर सोचने लग जाता है कि असल में मैंने तुम्हें इस काउंटर के मदद से ढूंढा था जिसको कि मैंने किसी बेवकूफ़ सोल्जर से चुरा लिया था। तभी गोकू बोलता है कि अच्छा, क्या मैं आपका किसी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। तभी वो शख्स एकदम से उस थैले को बाहर निकालने लग जाता है। उस शख्स के पास एक अजीब सा थैला होता है जिसे निकालने के बाद वो बोलता है कि हाँ, तुम मेरा हेल्प कर सकते हो। वो शख्स एकदम से गोकू से बोलता है कि जैसा कि तुमने देखा, मैं एक बहुत ही गरीब बुजुर्ग आदमी हूँ और जीने के लिए मैं फल बेचा करता हूँ, पर ये कोई नॉर्मल तरीके का फल नहीं है, ये एक स्पेशल तरीके का फ्रूट है। वो बुढ़ा शख्स अपने थैले को आगे बढ़ाते हुए इस चीज़ को गोकू से बोलता है। गोकू उस थैले को देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। गोकू बोलता है कि क्या इस थैले के अंदर किसी तरीके का स्पेशल फ्रूट मौजूद है। गोकू के ऐसा बोलते ही वो शख्स एकदम से थैले के अंदर अपना हाथ डालता है। हाथ डालते ही वो शख्स उस थैले से एक फ्रूट को बाहर निकालता है। ये फ्रूट काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना लग रहा होता है।
वो शख्स उस फ्रूट को निकालते हुए बोलता है कि ये रहा वो फ्रूट, ये एक यूनिक ट्री से आया है जिस ट्री का नाम है ट्री ऑफ माइटी। मैं इसे फ्रूट ऑफ पावर कहता हूँ। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।